हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। मैं अनिल सर आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं वर्ब से संबंधित। इससे पहले हम सभी ने प्रीवियस के वीडियोज में प्रोनाउन एडजेक्टिव से संबंधित कुछ सेंटेंसेज को करेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पर अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। ये सेंटेंसेस भी हमारे सिंटैक्स के अंतर्गत ही आ रहे हैं और उसी सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत हम नया पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आए हैं वर्ब। और वर्ब से संबंधित यहाँ पर 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन 12 सेंटेंसेस को हम लोग करेक्ट करेंगे, साथ में रूल भी जानेंगे कि कहाँ पर इस सेंटेंस में त्रुटियां हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों वर्ब कि वर्ब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पता कर लें वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। अ वर्ब इज एन एक्शन। कार्य ही क्या है? क्रिया है। जो भी काम हम लोग करते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, गाना, यही सब क्या है? क्रिया है। यही सब क्या है? वर्ब है। जैसे रीड, राइट, प्ले, एटीसी, ये सब क्या है? वर्ब है। और वर्ब से ही रिलेटेड हम इन सेंटेंसेज को क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। एक बात और जान लेते हैं बच्चों कि जो ये वर्ब है, वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और इस साथ में हमें ये भी बात ध्यान रहे और सभी लोगों को संभवतः पता भी होगा। देखिए बच्चों, कोई भी सेंटेंस अगर है हमारा, तो वो सेंटेंस तब तक कंप्लीट अर्थ नहीं दे सकता है जब तक उस वाक्य में कोई ना कोई वर्ब ना लिखा हो। अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तब भी वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट अर्थ दे सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तब भी वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट अर्थ दे सकता है। लेकिन कंप्लीट अर्थ कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं देगा। यानी वर्ब उस सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है और वर्ब से ही संबंधित इन वाक्यों को हम लोग आज क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस पर और उसे करेक्ट करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस है हमारा कि मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर हैव पास्ड। मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर हैव पास्ड। देखिए बच्चों कि इसके लिए रूल क्या है। इस सेंटेंस में वर्ब को लगाने का रूल क्या है? देखिए, अगर 2 नाउन हो, और दोनों नाउन एज वेल एज से जुड़े हों, यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 नाउन हो लेकिन वो दोनों कैसे हो? सिंगुलर हो। ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों नाउन कैसे हो? सिंगुलर हो। अगर 2 नाउन है और दोनों क्या है? सिंगुलर है और एज वेल एज से क्या है? जुड़े हैं, तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। अगर हमारे पास 2 सिंगुलर नाउन्स हैं और दोनों को एज वेल एज कंजंक्शन से क्या किया गया? जोड़ा गया है, तो उनके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर, एक वचन की क्रिया का यूज करेंगे। और यहां पर देखिए कि यहां पर हैव लगा दिया गया और हैव क्या है?
एक बहुवचन की क्रिया है, इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग हैव को हटा करके क्या कर दें, हैज। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा फर्स्ट वाला, मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर हैज पास्ड। इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं और दोनों अगर एज वेल एज से जोड़े गए हैं तो जो वर्ब यूज होगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब इसी क्रम में दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई एज वेल एज यू आर इनोसेंट। दूसरा सेंटेंस है, आई एज वेल एज यू आर इनोसेंट। अब इसके लिए रूल देखिए, रूल है कि अगर दो व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, अगर दो पर्सनल प्रोनाउंस या हिंदी में अगर कहना चाहें तो दो व्यक्तिवाचक सर्वनाम अगर एज वेल एज से जुड़े हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं, तब वर्ब का प्रयोग, तब वर्ब का प्रयोग पहले वाले प्रोनाउन यानी पहले वाले पर्सनल प्रोनाउन, पहले वाले व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अनुसार होगा। देखिए बच्चों, अगर दो प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन ये हो गया मान लेते हैं और ये जोड़ा गया है एज वेल एज से, और दूसरा प्रोनाउन हमारा ये हो गया मान लेते हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पर हमारा वर्ब लगेगा, ये वर्ब का प्रयोग पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार, यानी यहाँ पर जो शुरुआत में लिखा होगा इसके अनुसार किया जाएगा, तब वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये आर का प्रयोग यू के अनुसार यानी बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दो प्रोनाउन हैं और एज वेल एज द्वारा जोड़े गए हैं तो वर्ब का यूज हम लोग पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार क्या करेंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा आई एज वेल एज यू। अब यहां पर जो वर्ब हम लोग लगाएंगे वो इस वाले पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार लगाएंगे, क्या, आई एम इनोसेंट। ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अगर दो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं और अगर दोनों को एज वेल एज से जोड़ा गया है तो जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट वाले प्रोनाउन, पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार लगाएंगे, बाद वाले के अनुसार नहीं लगाएंगे। और ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर बाद वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है, और जबकि करना क्या चाहिए, पहले वाले के अनुसार करना चाहिए, आई के अनुसार। अब इसी क्रम में तीसरे वाक्य पर चलते हैं। तीसरा वाक्य है, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू हिज विलेज। इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर सेंटेंस को लिख दे रहे हैं। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू हिज विलेज। ये इनकरेक्ट वाला सेंटेंस है। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में दो क्लॉज हो, सेंटेंस को देख करके आप जान गए होंगे कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, दैट वैट लगा हुआ है। तो अगर कोई सेंटेंस है
और वो सेंटेंस में अगर दो क्लाज हैं, तो जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, प्रिंसिपल क्लाज, जिसको कहा जाता है मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, अगर प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है, प्रिंसिपल क्लाज अगर पास्ट टेंस में लिखी है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाज होगा, वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ये सेंटेंस आप सब लोग इनडायरेक्ट बनाते समय भी ये रूल पढ़े होंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य है, ये है हो गया हमारा पीसी प्रिंसिपल क्लाज। और यहाँ पर देखिए सेड लिखा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये वाक्य लिखा है पास्ट टेंस में। और जब हमारा प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लाज वाला वाक्य है, ये भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इज का यूज किया गया है, और इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब प्रेजेंट टेंस में लगते हैं, इसलिए ये मैच क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये पास्ट टेंस में है तो इधर वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो इसको हम क्या करें, पास्ट टेंस में कर दें, बस ये भी वाक्य हमारा करेक्ट हो जाए। तो अब हमारा वाक्य करेक्ट हो गया है लगभग लगभग। अब ये करेक्ट होकर के ये सेंटेंस बनेगा, ही said that he was going to his village। ये यहाँ पर वाच कर दिया, अब ये भी पास्ट टेंस में और इसको भी मैंने पास्ट टेंस में कर दिया, हमारा सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, मतलब प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में होता है, लेकिन फिर भी सब ऑर्डिनेट क्लाज प्रेजेंट टेंस में लिख दिया जाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा उस परिस्थितियों में होता है जब सबऑर्डिनेट क्लाज में कोई ऐसी बात लिखी हो जो सदैव सत्य रहने वाली हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, या कोई आदत किसी की व्यक्त की जा रही हो, किसी की क्या व्यक्त की जा रही हो, आदत, या कोई कहावत का वर्णन किया गया हो, तब इन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात प्रिंसिपल क्लाज के पास्ट टेंस में होने पर भी हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाज के वाक्य का टेंस नहीं चेंज करते, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। जैसे कहा गया, एक सेंटेंस देख लेते हैं कि द टीचर सेड that the sun rises in the east। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये वाला सेंटेंस है, जो प्रिंसिपल क्लाज है, ये पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी सबऑर्डिनेट क्लाज प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। क्यों, क्योंकि ये जो बात है ये सदा सत्य रहने वाली है, सदा सत्य रहने वाली बात लिखिए। ये यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है कि सूर्य पूरब में ही निकलता है। तब ऐसी इस प्रकार के अगर कोई सेंटेंस है, तब उसमें हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी प्रेजेंट को पास्ट में नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है, तो अगर प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लाज को भी हम पास्ट टेंस में क्या करेंगे, कर देंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस है द किंग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड। द किंग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड। देखिए देखिए बच्चों, इसके लिए रूल क्या है, थोड़ा सा हम रूल देख लेते हैं। अगर किसी
एक वचन, संज्ञा से कोई बहुवचन की संज्ञा विध से जुड़ी है, तब एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर कोई एक वचन का नाउन है और उस एक वचन के नाउन से हमें कोई बहुवचन का नाउन यानी प्लूरल नाउन जोड़ना है, वो भी किससे, विद से, तो जो वर्ब का यूज करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर। वो वर्ब कैसा होना चाहिए, एक वचन। शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, और ये हमारा हो गया प्लूरल नाउन, और इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है किससे, विद से। तो जो यहां पर वर्ब लगेगा वो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। बस हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो लिखा है द किंग्स विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। अब इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, वर्ब को हटा के क्या कर दें, वाज, बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। तो हम सेंटेंस अपना करेक्ट करके लिखते हैं, द किंग, ये 4 नंबर का सेंटेंस है, द किंग विद हिज सोल्जर्स वाज किल्ड। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ये विद से जुड़ा था, ये प्लूरल वाला है, और ये क्या था, सिंगुलर। तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर। ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है ही स्पीक्स अ लाई। ये सेंटेंस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, यहाँ पे स्पीक्स होना चाहिए, यहाँ पे स्पीक लिख गया है। इसको करेक्ट करके यहाँ पर हम लिखते हैं, इस सेंटेंस को आप लोग देखिए, ही स्पीक्स अ लाई, ये हमारा इनकरेक्ट वाला सेंटेंस है। देखिए अब इसके लिए रूल देखते हैं। देखिए बच्चों, सच बोलने के लिए, सच बोलने के लिए स्पीक तथा झूठ बोलने के लिए, टेल का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर हम झूठ बोल रहे हैं तब हम क्या लगाएंगे, बोलने की अंग्रेजी टेल, और अगर हम सच बोल रहे हैं तो बोलने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, स्पीक। दोनों का मतलब बोलना ही होता है, लेकिन सच के लिए स्पीक का यूज करते हैं और झूठ बोलने के लिए किसका यूज करते हैं, टेल। और यहाँ पे लाई मीन्स क्या होता है, झूठ। तो झूठ बोलने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्पीक क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्पीक को हटा करके उसकी जगह पर हम लोग क्या कर दें, टेल। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि झूठ बोलने की बात है और झूठ बोलने के लिए किसका यूज करना चाहिए, टेल का। तो अब ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो चुका है। तो करेक्ट सेंटेंस हम लिख देते हैं, ही टेल्स अ लाई। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है, क्योंकि लाई मीन्स क्या होता है बच्चों, झूठ, और झूठ बोलने के लिए किसका यूज करते हैं, टेल, और सच बोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पीक। और यहाँ पर झूठ बोलने की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर स्पीक क्या था,
इनकरेक्ट था। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं, थोड़ा जगह बना ले। अगला सेंटेंस है हमारा, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, अ लेटर, एक पत्र, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से। मैं 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा हूं, सही तो लग रहा है, लेकिन सही नहीं है। ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। देखते हैं इनकरेक्ट कहां पर है, डायरेक्ट रूल के माध्यम से देखते हैं। देखिए इस सेंटेंस के लिए हमारा रूल क्या कहता है। देखिए, अगर कार्य जारी है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें काम क्या हो, जारी हो, चालू हो, अगर काम क्या हो, जारी हो, तथा समय भी दिया हो, समय भी दिया हो, तब उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब वाक्य में काम जारी हो और समय भी दिया हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। और इस वाक्य में अगर ध्यान से देखें तो समय दिया गया है क्या, 10 मिनट्स, 10 मिनट से, और यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया है, एम, कंटिन्यूअस में लिख दिया गया है। और इसे होना किस में चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम इसे क्या कर दें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दें, बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है, क्योंकि इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर एम लिखा था, जो कि ये दर्शा रहा है कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये कंटिन्यूअस में था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होता है। आई के साथ किसका यूज होगा, हैव बीन। तो हैव बीन का यूज करके हमने इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर दिया, और ये हमारा सेंटेंस भी अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सातवां सातवां सेंटेंस है, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल एस्टरडे। ही डिड नॉट, वह नहीं, वेंट गया, टू स्कूल, स्कूल या विद्यालय, एस्टरडे कल, वह कल विद्यालय नहीं गया। अब इसमें देखते हैं, देखिए बच्चों रूल्स पहले देखते हैं कि रूल क्या लगेगा इसमें। देखिए, डिड के साथ, ये डिड को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं कहेंगे, मेन वर्ब भी होता है। ये डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, डन। तो ये मेन वर्ब हो गया, और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ, यार डिड के साथ हमेशा V1 अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आप सभी ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यानी डिड का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। और जब डिड का यूज एज आ हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा दिया गया है वेंट, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट। और यहाँ पे ये देखिए डिड भी लगा है, नेगेटिव है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग वेंट को किस में बदल दें, किस में बदल दें, गो में, बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। तो सेंटेंस करेक्ट करें, सातवां
he did not go to school yesterday. ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आठवां सेंटेंस है हु डज हेल्प यू। हु डज हेल्प यू सेंटेंस क्या है? हु डज हेल्प यू, इसमें हु सब्जेक्ट लगा है। तो देखते हैं इसका रोल क्या है। देखिए हु के साथ सहायक क्रिया डू, डज या डिड का यूज नहीं करते हैं। अर्थात अगर किसी सेंटेंस में हु शब्द आया है और अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और वो वाक्य पॉजिटिव भी है, तो ऐसे सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखिए डज का यूज कर दिया गया, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया था? इनकरेक्ट। तो यहाँ से डज को हम लोग क्या कर दे? रिमूव कर दे, बस हमारा सेंटेंस क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। तो इस सेंटेंस को अब हम लोग करेक्ट करके लिख रहे हैं। सेंटेंस करेक्ट होकर के हमारा बनेगा 8 नंबर का है हु हेल्प्स यू। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो सेंटेंस इनकरेक्ट वाला लिखा है उसमें डज लिखा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये डज को हटाएंगे और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? हेल्प्स। सेंटेंस हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर, 9। ये 9th नंबर का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सेंटेंस कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले। देखिए सेंटेंस क्या है? इफ ही विल कम हियर। इफ अगर ही विल कम, वो आएगा हियर, यहाँ, अगर वो यहाँ आएगा तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। सेंटेंस तो सही लग रहा है। इफ अगर ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। केवल कहने में, पढ़ने में लग रहा है ये क्या है? सही है। अब देखते हैं इसमें किधर गलती है, इधर है कि इधर है, कहां पर है। पहले रूल्स पर बढ़ते हैं। देखिए रूल, आश्रित उपवाद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है बच्चों? उपवाद। अगर आश्रित उपवाद में शर्त प्रकट की जा रही हो, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में की बात प्रकट हो रही हो, शर्त की, शर्त प्रकट की जा रही हो, तथा दोनों उपवाद अर्थात दोनों क्लॉज भविष्य काल के हों, भविष्य काल के हों, फ्यूचर टेंस में हो, तब आश्रित उपवाक्य को प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ये होता है रूल्स बच्चों। अगर देखिए क्लॉज जो होता है, क्लॉज एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जिसको मुख्य उपवाक्य कहते हैं, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपना अर्थ स्वयं रखता है, मतलब अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता, किसी पर डिपेंड नहीं करता।
लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहा जाता है क्या, आश्रित उपवाक्य। और आश्रित, इसका नाम वो है आश्रित। आश्रित का मतलब क्या हो गया, दूसरे पर क्या करे, आश्रित है, निर्भर है, अपने अर्थ के लिए दूसरे पर क्या है, निर्भर है, तो इसी को कहा जाता है आश्रित उपवाक्य। और अंग्रेजी में कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य में शर्त प्रकट की जा रही हो, कंडीशन, और दोनों वाक्य जो उपवाक्य हो भविष्यकाल के हो अर्थात फ्यूचर टेंस के हो, तो जो शर्त प्रकट करने वाला उपवाक्य है उससे किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। और दूसरे वाले उपवाक्य को किस में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अर्थात फ्यूचर टेंस में। और यहाँ पर गलती कहाँ की गई, यहाँ पर इसको भी फ्यूचर टेंस में लिख दिया गया है और इसको भी फ्यूचर टेंस में लिख दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया। और इससे भी सरल तरीके से अगर आप इस नियम को याद रखना चाहिए तो ऐसे याद कीजिए कि जो इफ क्लॉज, इसमें देखिए दो क्लॉज है इस सेंटेंस में। एक क्लॉज हो गया ये उधर वाला, ये हो गया ये घेर दे रहे हैं, ये हो गया क्लॉज नंबर 1, और ये हो गया क्लॉज नंबर क्या, 2। अब इधर देखिए, इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि इफ वाला क्लॉज किधर है। देखिए इफ वाला क्लॉज ये लिखा है, तो इसको साधारण तरीके से याद रखिए कि जो इफ क्लॉज होता है, गौर से समझिए, जो इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, और बाद वाले क्लॉज को किस में लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। और यहाँ पर क्या किया गया था, इफ वाले क्लॉज को भी फ्यूचर टेंस में लिख दिया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इफ वाले क्लॉज को हम लोग प्रेजेंट टेंस में कर दे रहे हैं, बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। तो है ना बहुत आसान कि इफ क्लॉज किस में होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट टेंस में। तो 9th नंबर का सेंटेंस अब करेक्ट हो चुका है बच्चों, तो हो गया इफ ही, इसको प्रेजेंट में कर दें, बिल को हटाएं, कम्स हियर आई शैल टीच हिम। लीजिए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ये था हमारा क्या, इफ क्लॉज, और इफ क्लॉज को हमने प्रेजेंट टेंस में कर दिया है, और ये सेंटेंस फ्यूचर में ही है, और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अगला सेंटेंस, 10वां सेंटेंस है। देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये तो किन्नी मुन्नी बच्चों वाला सेंटेंस आ गया, 6, 7, 8 वाला, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जब टेंस पढ़ते हैं छोटे छोटे क्लास में तो ये वाक्य अक्सर करके देखने को मिलता है। तो द पेशेंट, मरीज, डाइड, मर गया, बिफोर, पहले, द डॉक्टर, डॉक्टर के, केम, आने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। लेकिन ये सेंटेंस बच्चों यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। इसको हम लोग करेक्ट करके यहाँ पर लिखते हैं, इसको क्या किया जाए, करेक्ट करके लिखा जाए। अब देखते हैं कि इसमें गलती किधर की गई है। रूल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रूल, जिस वाक्य में बच्चों कार्य पहले होता है, जिस वाक्य में कार्य क्या होता है, पहले होता है, यानी कार्य क्या हो, पहले हो, उस वाले उपवाक्य को परफेक्ट टेंस में अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तथा जिस उपवाक्य में कार्य बाद में होता है, यानी बाद में होने वाला उपवाक्य, जहां पर कार्य क्या होता है, बाद में होता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और यहाँ पर अब आप लोग जान गए होंगे कि इसमें गलती कहाँ पर की गई है। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज के मरने का काम पहले हो रहा है, और जिस उपवाक्य में काम पहले होता है उसको किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पर कर दिया गया है डाइड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस क्या था,
इनकरेक्ट था। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लाज को किस में कर दें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में करने का मतलब क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करें और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दें, बस हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए और ये बात पास्ट परफेक्ट में भी हो जाए। तो अब ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया। करेक्ट होकर बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये बिफोर है ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यानी इधर ये दूसरा क्लाज है और इधर ये दूसरा क्लाज है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन का भी यूज हो जाता है, आफ्टर। तो अगर आफ्टर से वाक्य जुड़ा है और ये वाला बिफोर से वाक्य जुड़ा है, और यहाँ पर दोनों क्लाजेस को जोड़ने के लिए बिफोर का यूज किया गया है। और मान लेते हैं अगर कोई इस प्रकार का सेंटेंस हो और वहां पे आफ्टर से जोड़ने की नौबत आ जाए, तब इसके लिए क्या करेंगे, अगर बिफोर से वाक्य जोड़ा गया है तो जो पहले सेंटेंस लिखा जाएगा ये पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो इसके बाद वाला क्लाज है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा, इंडेफिनिट में। और अगर आफ्टर से मान लो जोड़ा जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस को, तो जब आफ्टर से जोड़ा जाएगा तो जो पहला वाला क्लाज होगा ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब बिफोर का यूज किया जाएगा तो पहले जो क्लाज लिखा जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर यहाँ पे आफ्टर का यूज किया गया है तो पहले वाला जो क्लाज लिखा जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और बाद वाला क्लाज जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। बस हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 11 नंबर का। बहुत बार यूपी बोर्ड क्लास 12th में ये सेंटेंस पूछा जा चुका है। देखिए बच्चों, इस पहले सेंटेंस को पढ़ देते हैं। सेंटेंस लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। और बिल्कुल सही कहा भी गया है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सेंटेंस है। कभी कभी क्या होता है कम मेहनत करने वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो केवल पास हो जाते हैं। पास होना तो एक अलग चीज है। पास होना और अच्छे अंकों के साथ पास होना, जानकारी के साथ पास होना, इसको कहते हैं क्वालिटी के साथ पास होना। तो क्वालिटी के साथ पास होना है, जानकारी भी हो हमारे पास और अच्छे अंक भी हो हमारे पास। उसके लिए क्या जरूरी है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। और यहाँ सेंटेंस लिखा गया है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू मे फेल, आप फेल हो जाएं। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज हुआ है लेस्ट। याद रखिएगा बच्चों, लेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। थोड़ा बड़ा अर्थ है, शब्द छोटा सा है, अर्थ थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लिस्ट मीन्स होता है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि। और ये क्या है, ये कंजंक्शन। ये क्या है, कंजंक्शन। और हमें रूल ध्यान रखना है कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर किसी वाक्य में लिस्ट का यूज हुआ है तो उस वाक्य में शुड का भी यूज होगा। और यहाँ पर देखिए लिस्ट आया है ये, और यहाँ पे यूज कर दिया गया किसका, में, इसीलिए सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया था। अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा 11 नंबर का, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।
अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है और ये सेंटेंस बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये सेंटेंस पूछा गया है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं 12वां। देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर आर हिज ओनली फूड दीज डेज, यानी इन दिनों वो बटर और ब्रेड ही खा रहा है। देखिए बच्चों, रूल देखते हैं इसके लिए क्या है, कौन सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर दो सिंगुलर नाउन हो, दो सिंगुलर क्या हो, नाउन्स हो, दो सिंगुलर नाउन्स हो, यानी ये हो गया यस यन, यानी ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया नाउन, ये हो गया पहला नंबर वाला। और दो सिंगुलर नाउन हो तो एक हो गया ये सिंगुलर, ये हो गया नाउन, ये दूसरे नंबर वाला हो गया, यानी सिंगुलर नाउन नंबर 1 और सिंगुलर नाउन नंबर 2। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं और दोनों को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से, एंड से, ये देखो एंड से जुड़ गया, लेकिन इन दोनों से अगर एक ही व्यक्ति या एक ही उद्देश्य का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो बच्चों इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, एक वचन वाला। और यहाँ पर देखिए, जो ब्रेड है बटर है, इन दोनों से एक ही चीज का बोध हो रहा है, किसका, भोजन का, यानी इस समय वो क्या कर रहा है, ब्रेड और बटर ही इन दिनों खा रहा है, तो ये दोनों क्या एक ही चीज का बोध करा रहे हैं, किसका, भोजन का। तो भले ही ये दो हैं तो इसे क्या मानेंगे हम लोग, सिंगुलर। तो जो सिंगुलर हो जाएगा तब इसके साथ जो ये वर्ब आर लिखा है ये प्लूरल का लगा है, तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। और इसको जब हम लोग सिंगुलर मानेंगे क्योंकि एक ही चीज का बोध करवा रहा है, तब हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, आर को हटा के क्या कर दें, इज कर दें, बस सिंगुलर वर्ब हो जाए। तो 12वां सेंटेंस हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड दीज डेज। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर दो नाउन हो, दोनों सिंगुलर हो, अगर एंड कंजंक्शन से जुड़े हों, अगर उन दोनों से एक ही व्यक्ति या एक ही उद्देश्य या किसी एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, तब उसे हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो जाएगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और ये सेंटेंस भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, अर्थात ये सेंटेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ही आता है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज वर्ब से संबंधित 12 वाक्यों को क्या किया, सही किया। और आशा करते हैं कि आप सभी को रूल्स भी समझ में आए होंगे और सेंटेंस भी। आप इन सेंटेंसेस का खुद लिख करके अभ्यास करें और अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करें, जिससे आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। थैंक यू।